नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह को हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी व रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में संजय सिंह ने रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए रिहाई की मांग की थी। बुधवार 4 अक्टूबर को करीब 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सीट शेयरिंग में बात न बनने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नाराज हैं। बता दें, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो आपको समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला कदम ही ये उठा लेना चाहिए था कि आप आपके संगठन और पार्टी के हिसाब से लड़ते रहेंगे। जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। उन्होंने कहा उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, ना ही समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा। समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां हमारा संगठन और प्रत्याशी मजबूत हैं। अखिलेश ने कहा कि सवाल क्रेडिबिलिटी का है। अगर कांग्रेस इस तरह का बर्ताव करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। अखिलेश ने कहा कि इस देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी ऑर्गेनाइज दल है। उसका मुकाबला करने के लिए कोई भी कन्फ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 अक्टूबर को मोतिहारी में स्थित महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में एक बयान दिया, जिस पर राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इस समारोह में उन्होंने कहा था कि भाजपा नेताओं से उनकी दोस्ती तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो जिंदा हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा से अलग हैं तो क्या हुआ, आपसे दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। इसी मंच से नीतीश कुमार ने तत्कालीन मनमोहन सरकार की आलोचना भी कर दी है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। भाजपा नेता व मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह समेत बड़ी संख्या में स्थानीय भाजपा नेता भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि जब तक ऊपरी अदालत निर्दोष न ठहराए मेंबरशिप बहाल होना गलत है। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता की वाली बेंच ने कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। भारत में कनाडा के 41 राजनयिक और उनके साथ रहने वाले 42 लोगों को मिली डिप्लोमेटिक छूट को वापस ले जाने के कदम को भारत ने सही ठहराया है। कनाडा ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताया और कहा कि ये कूटनीतिक संबंधों पर वियना संधि के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कनाडा के इन आरोपों का खंडन किया और एक बयान जारी कर कहा, भारत में कनाडा के राजनयिक अधिक हैं और ये हमारे आंतरिक मामलों में लगातार दखल देते हैं। कनाडा ने भारत के राजनयिकों को हटाने के कुछ घंटे बाद ही भारत में अपने नागरिकों को यात्रा सलाह जारी कर दी है। इसने अपने नागरिकों से आतंकवादी हमलों के खतरे के कारण देश भर में उच्च स्तर की सावधानी बरतने को कहा। कनाडा ने चंडीगढ़, बेंगलुरु और मुंबई में वाणिज्य दूतावासों में व्यक्तिगत सेवाएं भी रोक दी। इसके कारण कनाडाई यात्रा सलाहकार ने अपने नागरिकों से किसी भी सहायता के मामले में नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग से संपर्क करने का आग्रह किया है। सतर्क रहने के लिए कहने के अलावा कनाडा ने अपने नागरिकों से भारत के कुछ हिस्सों में गैर जरूरी या सभी प्रकार की यात्रा से बचने का आग्रह किया है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के बीच तनाव चरम पर है। इसी बीच कनाडा ने आज भारत से 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। ये जानकारी कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने गुरुवार को ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। वहीं कनाडा के एक पूर्व राजनयिक ने कहा कि भारत द्वारा कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने के लिए कहना कोई सामान्य घटना नहीं है। उन्होंने पिछले 40 या 50 सालों में इस तरह की किसी घटना के बारे में मुझे याद नहीं है जहां ऐसा कुछ हुआ हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना में चुनावी यात्रा कर रहे हैं। शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कई वादे किए और अपनी दादी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक को याद किया। उन्होंने कहा कि मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मेरा आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है और ये रिश्ता मेरे साथ शुरू नहीं हुआ, ये रिश्ता सालों पुराना है। ये इंदिरा गांधी जी का है, राजीव गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का रिश्ता है। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी होती है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी और AIMIM की BRS की मदद करती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी, BRS और AIMIM
एक हैं, ये एक साथ काम करते हैं। दिल्ली में बीआरएस बीजेपी की मदद करती है, लोकसभा में बीआरएस बीजेपी को पूरा समर्थन देती है, तेलंगाना में बीजेपी और एआईएमआईएम बीआरएस को मदद करते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषण को सुनने से पहले उनके वीडियो पर सेल्फ हार्म की चेतावनी लगाने को लेकर कर्नाटक सरकार ने यूट्यूब इंडिया और गूगल इंडिया से सवाल किए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यूट्यूब अकाउंट पर इस नोटिफिकेशन पर आपत्ति जताई है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है, इस सामग्री में खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विषय हो सकते हैं। दर्शकों को स्वविवेक के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। प्रियंक खड़गे ने कहा कि उन्हें यह बहुत साजिश वाला लगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक लाइव रैली को आत्मघाती या खुदकुशी वाली कैटेगरी में डाल देता है, और वो भी वक्ताओं के एक शब्द बोलने से पहले। प्रियंक खड़गे ने पूछा कि आप लोकतांत्रिक आवाज़ों को सुनने से दर्शकों को जानबूझकर हतोत्साहित कर रहे हैं, रोक रहे हैं और मना कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, अगर आप इस तरह के फैसले केंद्र सरकार के दबाव में ले रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि राज्य सरकार भी इस तरह की पैंतरेबाजी में उतना ही माहिर है। कथित सवाल के लिए पैसे लेने के मामले में मानहानि केस से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के वकील अलग हो गए हैं। उन्होंने इस केस से हटने के पीछे हितों के टकराव को कारण बताया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। यह घटनाक्रम तब चला जब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद देहाद्राई ने दावा किया कि मोइत्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण का हितों का टकराव था। देहाद्राई ने कहा कि वरिष्ठ वकील ने कल मुझे फोन किया और कुत्ते की वापसी के बदले में मुझसे सीबीआई की शिकायत वापस लेने को कहा। देहाद्राई ने इसको लेकर ट्वीट कर महुआ मोइत्रा पर आरोप भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद देहाद्राई ने गुरुवार को हितों के टकराव को अदालत में उठाया था। इस पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा था कि चूंकि शंकर नारायण ने मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश की तो क्या वो अभी भी मामले में पेश होने के योग्य हैं। न्यायाधीश ने कहा, ये कुछ ऐसा है जिसका जवाब आपको खुद देना होगा, ये आपका फैसला है। इसके बाद शंकर नारायण ने खुद को मामले से अलग कर लिया। महुआ मोइत्रा से जुड़े कथित तौर पर सवाल के बदले पैसे लेने के मामले में अब बड़ा धमाका हुआ है। जिस दर्शन हीरानंदानी को मदद करने का आरोप महुआ मोइत्रा पर लगा है, अब उन्होंने ही महुआ के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है, यानी वो सरकारी गवाह बन गए हैं। हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने शपथ पत्र देकर दावा किया है कि महुआ मोइत्रा ने उन्हें अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड दे दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो सीधे सवाल पोस्ट कर सकें। लोकसभा की आचार समिति को दिया गया हीरानंदानी का ये हलफनामा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए आरोप के बाद आया है। दुबई में रहने वाले दर्शन हीरानंदानी ने कहा है कि मोइत्रा ने सोचा कि मोदी पर हमला करने का एकमात्र तरीका गौतम अडानी और उनके समूह पर हमला करना है, क्योंकि दोनों समकालीन हैं और वो एक ही राज्य गुजरात से हैं। हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में कहा, मोइत्रा ने कुछ सवालों का मसौदा तैयार किया जिसमें अडानी समूह को निशाना बनाकर सरकार को शर्मिंदा करने वाली बातें थीं, वो सवाल जो वो संसद में उठा सकती थी। उन्होंने सांसद के तौर पर अपनी ईमेल आईडी और मेरे साथ साझा की थी ताकि मैं उन्हें जानकारी भेज सकूं और वो संसद में सवाल उठा सकें। मैं उनके प्रस्ताव को मान गया था। दर्शन हीरानंदानी ने हलफनामे में कहा है कि मोइत्रा को इस प्रयास में पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और अडानी समूह के पूर्व कर्मचारियों सहित अन्य लोगों से समर्थन मिला जिन्होंने उन्हें असत्यापित जानकारी थी। इस संदर्भ में उन्होंने सुचेता दलाल का नाम भी लिया। पत्रकार और मनी लाइफ के प्रबंध संपादक सुचेता दलाल ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने एक्स पर कहा, मैं महुआ मोइत्रा को नहीं जानती और मुझे लगता है कि वो इसकी पुष्टि कर सकती हैं। उनकी मदद करने का तो सवाल ही नहीं उठता, ना ही उन्होंने कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। हलफनामे को महुआ मोइत्रा ने एक मजाक बता दिया है और कहा है कि इस पत्र का मसौदा पीएमओ द्वारा तैयार किया गया है और उन्हें इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। महुआ ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर ऐसा है तो दर्शन हीरानंदानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की या आधिकारिक तौर पर उसे ट्विटर पर जारी क्यों नहीं किया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि हलफनामा हीरानंदानी समूह के लेटर हेड पर क्यों नहीं है और सादे कागज पर क्यों है। हीरानंदानी के हलफनामे के बाद देर रात को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में मोइत्रा ने दावा किया है कि उन्हें उनके सभी व्यवसायों को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी गई थी। उनसे कहा गया था कि वो तबाह हो जाएंगे, सीबीआई उन पर छापा मारेगी और सभी सरकारी व्यवसाय बंद हो जाएंगे और सभी पीएसयू बैंकों का वित्त पोषण तुरंत बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का उद्घाटन किया।
उन्होंने साहिबाबाद को दोहाई डिपो से जोड़ने वाली पहली रैपिडेक्स ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जिसका नाम नमो भारत रखा गया है। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। शनिवार 21 अक्टूबर से ये आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। पहले चरण में नमो भारत ट्रेन गाजियाबाद के साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच चलेगी। पहले फेज में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दोहाई और दोहाई डिपो स्टेशन शुरू किए गए हैं। क्रेमलिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने रूस की तुलना हमास से की थी और व्लादिमीर पुतिन को अत्याचारी कहा था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा कि हम रूस के संबंध में, अपने राष्ट्रपति के संबंध में इस तरह के लहजे को स्वीकार नहीं करते हैं। बता दें, बाइडेन ने कहा था कि हमास और रूस दोनों लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हैं। उन्होंने कहा, हमास और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलग अलग खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो इसे साझा करते हैं। वो दोनों पड़ोसी लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। इसी बयान को रूस ने खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमास शासित क्षेत्र को मदद पहुंचाने की तैयारियों की निगरानी के लिए गजा से लगी रफा सीमा के मिस्र क्षेत्र का दौरा किया। बता दें, मालवाहक विमान और ट्रक कई दिनों से क्रॉसिंग पर खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक गजा में कोई सहायता नहीं पहुंचाई गई है। इससे पहले यूएन ने कहा था कि वो गजा को सहायता वितरण पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों से निपट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इन प्रतिबंधों को स्पष्ट करने के लिए सभी पक्षों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं, ताकि हम इन ट्रकों को वहां ले जा सकें जहां इनको जरूरत है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने कहा कि गजा पर इजरायली हमलों में अब तक 4137 लोग मारे गए हैं, जिनमें 1661 बच्चे भी शामिल हैं। अल कुद्रा का कहना है कि 13,260 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल के गलियारों में जमीन पर, फर्श पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। गजा शहर में अल शिफा अस्पताल के बाहर एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने कहा कि 7 मुख्य अस्पताल और 21 स्वास्थ्य केंद्र अब सेवा से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल टीमों के 46 सदस्य मारे गए हैं और 23 एम्बुलेंस पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। उन्होंने कहा, गजा पट्टी में जो हो रहा है वो हमारे फिलिस्तीनी लोगों, मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ एक बड़ा नरसंहार है। इजराइल निस्संदेह और अधिक नरसंहार करने जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय दुनिया इसे देख रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब और इजराइल के आला अधिकारियों से बात की है। पेंटागन के एक प्रवक्ता जनरल पैट्रिक एस राइडर ने बताया, बातचीत के दौरान उन्होंने इजराइल को आतंकवादी हमले से अपनी रक्षा करने के अधिकार को दोहराया और फलस्तीनी और इजरायली नागरिकों की सुरक्षा पर भी बात हुई। अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती के बारे में राइडर ने कहा, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है और अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि इसका लाभ उठाकर कोई और समूह या सरकार हमले ना शुरू कर दे। अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अभी पूर्वी भूमध्य सागर में है। वहीं इसका साथ देने के लिए यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अटलांटिक सागर पार कर रहा है। राइडर ने यह भी पुष्टि की है कि अमेरिकी वायुसेना भी इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। राइडर ने कहा कि इन युद्धपोतों के जरिए अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि ये संघर्ष आगे न फैले और क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।